दुनिया भर के बाजारों से आज फिर से बेहतरीन मजबूती के संकेत और कुछ इकोनॉमी के मोर्चे पर भी शानदार खबरों का सिलसिला। तो कल के उतार चढ़ाव भरे सेशन के बाद आज फिर से एक्शन पैक दिन के लिए हो जाइए तैयार। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन आपकी स्क्रीन पर होने वाला है भरपूर। हमारे और ग्लोबल मार्केट से इतने संकेत हैं अनिल जी, आज एक साथ फिट कैसे करेंगे? इतने सारे फिट नहीं करेंगे, एक साथ नहीं, दो बार में फिट करेंगे। दो बार करना जब पड़ेगा। संकेत ज्यादा हो तो फिट करने में हम पूरा अपना इस्तेमाल करेंगे दिमाग का। और आज एक नहीं, दो नहीं, 6 ट्रिगर है। 6 ट्रिगर, 3 घरेलू और 3 विदेशी। Absolutely। तो 3 ट्रिगर ऐसे हैं जो हमारे अपने काम के हैं, जबरदस्त। हमारी इकोनॉमी से जुड़े हुए। 25 महीनों के निचले स्तरों पर आती दिख रही है महंगाई दर, और 4.2% के आसपास की महंगाई दर, 4.25% के आसपास की महंगाई दर बहुत अनुमान कॉन्फिडेंस से बढ़ाने भी वाली बेहतर की है। गवर्नर साहब ये आंकड़ा देखकर बहुत खुश होंगे कि मैंने सही डिसीजन लिया पिछली 2 पॉलिसी में। इसके अलावा कच्चा तेल 4% लुढ़क कर 1.5 साल के निचले स्तरों पर, जी हाँ ध्यान से सुनिए, 18 महीनों के निचले स्तरों पर $72 के आसपास आता हुआ दिख रहा है। ये तब है जब ओपेक प्लस लगातार प्रोडक्शन कट की बातें कर रहा है। उसके बावजूद अप्रैल महीने की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ के आंकड़े बेहद दमदार आते हुए दिखे। 1% के आसपास की ग्रोथ का अनुमान था, आया 4.25% के आसपास। महंगाई और आईआईपी ग्रोथ दोनों कंधे से कंधा मिलाकर 4.25% के आसपास आपको नजर आ रही थी। इकोनॉमी के फ्रंट पर 3 बेहतरीन खबरें, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे यहीं अच्छी खबरों का सिलसिला है। अच्छी खबरें विदेशों से भी आती दिख रही है। अमेरिकी बाजारों से बहुत बढ़िया संकेत, 14 महीनों की ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है। नैस्डैक कुछ और नए रिकॉर्ड बनाता हुआ, S&P भी मजबूती के साथ ऊपरी स्तरों पर आपको नजर आएगा। डाउ ने भी जबरदस्त छलांग लगाई, 200 पॉइंट की तेजी वहां पर बनती हुई दिखी। आज से 2 दिनों की फेड की बैठक शुरू होती हुई दिख रही है। उसके पहले अमेरिकी बाजार हैं बेहद मजबूत, और आज रात अमेरिका में महंगाई के आंकड़े भी आने वाले हैं जो बड़े अहमियत वाले होंगे। तो ढेर सारा एक्शन अमेरिका से भी आपके लिए हमने इंपोर्ट किया है। बिल्कुल सर, इतना सारा एक्शन है, पता नहीं आज शुरुआत कहाँ से करें, इतनी सारी चीजें हो गई। बट आई थिंक हमारे बाजारों से, हमारी इकोनॉमी से करते हैं शुरुआत। बहुत सही किया आपने, वहीं से करनी चाहिए। यही करना चाहिए, परफेक्ट, एकदम वहीं से करनी चाहिए। मुझे याद है, आप काफी टाइम से कह रहे हैं हमारी इकोनॉमी में देखिए जीएसटी कलेक्शन डेटा आया था, जीडीपी डेटा आया था, रेट हाइक का साइकिल गवर्नर साहब ने फिलहाल टेम्पररी पॉज तो उन्होंने कह ही दिया है। इन्फ्लेशन अनिल जी 25 महीने के निचले स्तर पर एक्सपेक्ट किया था 4.4% गिर कर आएगा, तो सीधा 4.2% आ गया सर। बेस इफेक्ट और कमोडिटीज के गिरते हुए दाम, इसका असर आपको साफ तौर पर महंगाई के आंकड़ों में दिख रहा है। दीप देखिए, एक और जहाँ ज्यादातर कंपनियों के लिए जो रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़कर आई थी, वो कॉस्ट धीमे धीमे अब कम होती हुई दिख रही है। उसका एक बड़ा फायदा है। दूसरा बड़ा फायदा होता हुआ दिख रहा है कच्चे तेल के गिरते हुए दामों का। तीसरा एक बड़ा फायदा है कि घरेलू मोर्चे पर भी जो फूड इन्फ्लेशन, बाकी सारी जो चीज़ें थी, वो भी अब काफ़ी हद तक काबू में आती हुई दिख रही है। तो इन सब के चलते महंगाई का आंकड़ा जो 4.25% के आसपास आया है 25 महीने यानी कि लगभग 2 साल के निचले स्तरों पर, वो वाकई में बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला है। इससे बड़े आप आंकड़े की उम्मीद कर नहीं सकते हैं। और अभी तक हम पिछले कुछ समय से लगातार अमेरिका की महंगाई के आगे भागते हुए दिख रहे थे कि अमेरिका से हमारी महंगाई कम। आज देखते हैं, आज रात अमेरिका में भी महंगाई का आंकड़ा है, वहाँ 4.1% की उम्मीद है। लेकिन ओवरऑल पहली चीज तो जो है, जो सबसे बड़ा खतरा दुनिया भर के लिए है और हमारे लिए भी, वो है महंगाई के आंकड़े का। वहां पर आपको बड़ी रिलीफ मिलती दिखी है। इससे बड़े नंबर्स की आप उम्मीद नहीं कर सकते। दूसरी बड़ी रिलीफ आ रही है कच्चे तेल से, जो आगे भी महंगाई आपको काबू में रखने के संकेत दे रहा है। लंबे समय बाद तेल कंपनियां आत्मनिर्भर हो चुकी हैं, मुनाफा कर रही है, अंडर रिकवरी खत्म हो चुकी है। और आप देखिए, अब पेट्रोल डीजल के दाम आप घटने की भी उम्मीद कर सकते हैं। अगर 1.5 साल के निचले स्तरों पर आपका कच्चा तेल है, $72 के आसपास है, वो भी उन सभी खबरों के बावजूद जो कच्चे तेल को सहारा देने के लिए काफ़ी है। प्रोडक्शन कट, ये वो। अब इसमें यही है कि कच्चे तेल के घटते दाम के साथ आपको डर ये भी रहता है कि इसका मतलब आर्थिक मंदी का खतरा पूरी दुनिया में है तो है भाई, उनकी मंदी है वो जाने, ठीक है। हमारे यहाँ तो इकोनॉमी मजबूत है और उसके ऊपर कच्चा तेल नीचे आए तो हमें तो सेलिब्रेट करना चाहिए। सो हमारे लिए दूसरी अच्छी खबर है। और तीसरी अच्छी खबर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़ों को लेकर, हालांकि मैं उसमें बहुत ज़्यादा आंकड़े ज़्यादा पढ़ता नहीं, क्योंकि ये आंकड़े महीने दर महीने देखने का मतलब नहीं निकलता, क्योंकि बहुत वोलेटाइल रहते हैं हर महीने। लेकिन फिर भी 1% के सामने 4.25% के आसपास की ग्रोथ है, वो काफ़ी अच्छी है। और उसमें भी दीप सबसे बढ़िया बात है कि जो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ है वो 0.5% से 5% आती हुई दिखी है। तो कुछ कुछ आंकड़े इंटरनल जो है आईआईपी ग्रोथ के, वो काफ़ी मजबूत है। तो मुझे लगता है कि इकोनॉमी के फ्रंट पर किसी दिन सुबह सुबह आपको 3 ऐसी अच्छी खबरें मिल जाए,
इससे ज़्यादा तो सोचना भी नहीं चाहिए। ये तो मतलब ज़रूरत से ज़्यादा और मतलब उम्मीद से कहीं ज़्यादा अच्छी 3 खबरें आपके सामने सुबह सुबह स्क्रीन पर। तो आज और तो क्या एक्चुअली चाहिए? इसीलिए 7 बजे जब आप फ़ोन पर थे और मैं भी था फ़ोन पर, तो मैं ये कह रहा 20-25-30 पॉइंट ऊपर ही दिख रहा था इसे। मैंने कहा इतना ऊपर दिखेगा तो कम तुरंत रिएक्ट ही कर रहा खरीदना है, है। तो हाँ, तुरंत ही खरीदना है। करेक्ट सर। और अब आप देखिए 65 पॉइंट अब मूव हो ऊपर। रहा है। अब धीरे धीरे सिंगापुर वाले जाग रहे हैं। सो आई एम श्योर ये तो तीनों नंबर्स बहुत ही मजबूत है, बहुत मजबूत बहुत मजबूत है, कोई डाउट ही नहीं। तो बाजार को इसका सहारा तो मिलना मिलना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए। चाहिए। अब इससे कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा मतलब और क्या क्या देखना चाहिए, मगर कोई इच्छा है वो तो वो भी पूछ लो, ये देखना चाहते ये हैं। देखना चाहते हैं। इससे बढ़िया नंबर कहाँ से आएंगे दीप? एब्सोल्युटली सर। महंगाई का भूत भाग रहा है, ग्रोथ ट्रैक पर है, कच्चा तेल रोज पैसे लगते हैं भाई साहब, क्रूड खरीदने के डॉलर लगते हैं, Exactly. हमारे पेट्रोल भरवाने के पैसे लगते हैं। Exactly. तो रोज का बिल आपका कम हो रहा है भाई, सीधा सीधा। एग्जैक्टली। और कच्चा तेल कम होते आपका बाकी सारी चीजों पे इफेक्ट बढ़ा आता है ना। Yes. तो इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता सर। चलिए, तो ये तो बढ़िया चीज आ गई शुरुआत करने के लिए। दूसरी चीज सर, आप कह भी रहे थे 2-3 दिनों से कि थोड़ा ग्लोबल भी सहारा दे तो और अच्छा एक्शन हमारे लिए हो सकता है। डाउ 5 दिनों से धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, बट डाउ से ज्यादा आपने कुछ समय पहले से बोलना शुरू कर दिया कि डाउ छोड़ो, S&P एसएनपी देखो। बुल मार्केट में आ गया अनिल जी एसएनपी। बताइए। अक्टूबर का जो इनका लो बना था वहां से 20-21% की रैली आ चुकी है। मजा तो तभी है ना दीप, जब बुल मार्केट में आए, उससे पहले आप पकड़ोगे बुल मार्केट आने वाला है। आप देखिए अप्रैल में, मार्च के अंत में, अप्रैल की शुरुआत से किस तरह से हम मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों पर बुलिश हुए। Yes. आज हिंदुस्तान में हर आदमी मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों की बात कर रहा है, यही चलेंगे यही चलेंगे यही चलेंगे। लेकिन हमने तब भी कहा कि है उसको बिल्कुल भी बेचो मत। पहला तो फॉर्मूला ये है कि मेरा भाव आ गया बेचू ना, इसलिए। और इस बात को कम से कम 10 बार बोला होगा, क्योंकि अपने जानते हैं इस बात को कि लोग ले लेते हैं ऊपर के भाव पे, फिर साल 1.5 साल रखते हैं, भाव आता है बड़ी मुश्किल से, बोला छोड़ो छोड़ो। आप खुद मुझे बताओ कितने लोगों ने अगर भाव आने के बाद भी रखा, नहीं बेचा, तो आज अच्छे खासे मुनाफे में। क्योंकि जो रैली आगे बढ़ती है उसमें जो पैसा फिर बनता है ना, वो बहुत गजब का होता है। तो आई थिंक एक तो ये कि जो औने पौने दामों पर बेच कर निकल सकते थे उनको समझाया। दूसरी बात है कि जिनको लेना था और जो साइड लाइन पर इंतजार करते हैं, आज लूँ कल लूँ अगले हफ्ते लूँ बाद में लूँ पहले लूँ, थोड़ा मार्केट स्टेबल हो जाए, और फिर जैसे ही मार्केट स्टेबल होता है और मार्केट अगर निफ्टी अगर नीचे से 2-3% बढ़ गया तो फिर लिया भी नहीं जाता, अरे मैं तो रह गया, वापस नीचे आएगा तब लूँगा। तो ऐसे लेके टाइमिंग करना, इसीलिए उस टाइमिंग की बड़ी इंपॉर्टेंस है कि आप खरीद लो आराम से। 2 महीने 2.5 महीने 3 महीने की तेजी तो मिड कैप्स में है, और वो तेजी तो मुझे लगता है कि उस लिहाज से ये एक्शन बहुत बढ़िया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। हमारे बाजारों के लिए जो संकेत मिल रहे हैं, मेरे ख्याल से इससे बढ़िया संकेत आपको कहाँ से मिलेंगे। सो ओवरऑल लोकल फैक्टर्स हमारे लिए भी अच्छे हैं, ग्लोबल फैक्टर्स अच्छे हैं ही, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं मेरे ख्याल से। बढ़िया है संकेत, बढ़िया है संकेत, बहुत बढ़िया है। तो बुल मार्केट में एसएनपी, हाँ एसएनपी की बात कर रहे थे, माफ कीजिए। हाँ सो एसएनपी वहाँ ब्रॉडर इंडेक्स जो है बुल मार्केट में 20% नीचे से ऊपर बढ़ चुका है। रसेल 2000 ऑलरेडी अच्छे संकेत दिखाई रहा था। नेस्डेक 14 महीनों की ऊंचाइयों पर है। डाउ बेचारा पिछड़ा हुआ था, अब लोग डाउ भी खरीद रहे हैं। आप देखिए लगातार 5वें दिन डाउ मजबूती के साथ बंद हो रहा है। और सबसे बड़ी बात दीप है कि बड़े आंकड़े आज आने वाले हैं महंगाई के। आज से फेड की 2 दिनों की बैठक शुरू हो रही है। अच्छा, बैठक के मामले में हमारे गवर्नर साहब आ गए हैं फेड से। हाँ, उनकी 2 दिनों की होती है, हमारी 3 दिन की होती है। होनी भी चाहिए, हमारी जनसंख्या ज़्यादा है बिल्कुल। हाँ, हमारे 140 करोड़ है ना। हाँ, तो ज़्यादा डिस्कस करना चाहिए। तो हालांकि 30 दिन तो पॉलिसी का ऐलान ही होता है, 2 दिन चर्चाएं होती है, लेकिन फेड की 2 दिन की बैठक है आज और कल की। सो आई थिंक इस बैठक के पहले अमेरिकी बाजार बहुत मुझे दिक्कत एक ही चीज़ की थी, ऑनेस्टली बताऊं, ये है ना, बड़ी इवेंट के पहले इतना मजबूती से जा रहा है। आमतौर पर मैं प्रीफर ये करता हूँ कि इवेंट के पहले थोड़ा डर के जाए और इवेंट के बाद बढ़िया तेजी हो। करेक्ट, वो थोड़ी टिकाऊ भी होती है, लंबी भी होती है। इट डजंट मीन कि बाद में नहीं हो सकती, होने में सब कुछ हो सकता है। आज तो ताज़ा ताज़ा S&P 500 बुल मार्केट में आया है, सो कंफर्मेशन आ जाएगी। बट बड़े नंबर्स और बड़ी इवेंट हो उसके पहले बाजार जितने हल्के जाएं, जितने कम कॉन्फिडेंस के साथ जाएं, वो उतना बढ़िया। नहीं तो क्या होता है, इवेंट होने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं, तो वो रिस्क तो आप लाइफ में हमेशा लेकर चलते हैं। इवेंट के बाद प्रॉफिट बुकिंग, अदरवाइज मजबूती का माहौल ओवरऑल अमेरिकी बाजारों में बहुत बढ़िया संकेत है। चलिए, तो इवेंट के बाद आई प्रॉफिट बुकिंग तो ठीक है, इवेंट से पहले तो आपको बढ़िया मूड माहौल दिख रहा है। सर, कुछ हमारे बाजार के लिए भी व्यू हो जाए।
आज के लिए थोड़ा डायरेक्शनली, क्योंकि बिल्कुल। इंडेक्स पर सुस्ती दिख रही है, बट कल हमने देखा स्टॉक्स पर वापस बढ़िया रोटेशन आ गया, स्मॉल कैप 1% ऊपर वो था। हो गई, देखो कल दीप थोड़ा भाई ग्लोबल सपोर्ट था, ग्लोबल सपोर्ट आया तो आपको क्या चल गया, आपका मेटल चल गया थोड़ा बहुत, है ना, आईटी चला था आईटी कल। चल गया। तो फिर बैंक निफ्टी का वैसा हाल है भाई, दो काम कर रहे हैं ना तो आज मैं आराम करता हूँ, हाँ। बाकी तो आप मेरे दम पे यहाँ तक पहुंचे ही हो ना। Exactly. सो बैंक ने तो कभी कहा ही नहीं कि मैं नहीं चलूंगा, जब जरूरत तो मुझे याद कर लेना, है ना, वैसा हाल आज है। मेरी जरूरत हाँ, नहीं है। तो आज अगर तुम्हारे पास ग्लोबल सपोर्ट है तुम कर लो, बाकी तो तुम जिस दिन ग्लोबल के देख के ठंडे होते हो तो बैंक निफ्टी को तो कमान मैं तो लेनी आ ही पड़ती जाता है। हूँ। सो 44,000 के आसपास बंद हो रहा है, 5-50 पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह हमारे लिए कि 44,000 से नीचे बंद हुआ है। Correct. 43,950 और 44,000 में फर्क क्या है? कुछ नहीं। 45,000 के इंडेक्स पे 50 पॉइंट की क्या अहमियत है? कुछ नहीं। कोई खास नहीं। सो आई थिंक बैंक निफ्टी भी ठीक है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक दो दिन में कभी भी बैंक निफ्टी भी आपको और अगर आज ही हो जाए, यू नेवर नो, अगर आपका इन्फ्लेशन नंबर काबू में है, प्रोडक्शन नंबर बहुत बढ़िया है और कच्चा तेल बेहतर, तो बैंक निफ्टी के लिए तो स्टेज बन रहा है। सही बात है। और हल्का फुल्का 2-3 दिन अंडर परफॉर्म भी कर चुका है। यू नेवर नो, आज ही बैंक निफ्टी लीडरशिप लेकर चलो, गाड़ी आज भाई चलाएगा, वैसा वैसा हाल है बिल्कुल। सो आई थिंक चल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आज की स्ट्रेटेजी में 3 तो बहुत ही अच्छी खबरें आपके लिए आई है, महंगाई की, आईआईपी की और कच्चा तेल की। हो गया। ये तो पहली चीज है। दूसरी, फेड की बैठक के पहले लगातार 5 दिन अमेरिकी बाजार मजबूत, 14 महीनों की ऊंचाइयों पर नैस्डैक S&P 500 बुलरन में आता हुआ, डॉलर इंडेक्स 103.70 पे स्टेबल है। सबके सब और क्या चाहिए? और सबके और कुछ इससे बढ़िया हो नहीं सका। एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूँ जो अभी तक बात नहीं की। कल के सेशन में लंबे समय बाद एफआईज की तरफ से बिकवाली का जो प्रेशर बना था वो कम हुआ है। नो डाउट इसमें थोड़ी ब्लॉक डील का भी वो 1300-1400 करोड़ की ब्लॉक डील है, लेकिन उसके बावजूद बिकवाली सिर्फ 627 करोड़ की एफआईज की तरफ से। एफआईज के नंबर मैं आपके सामने लेके आता हूँ, यहीं पे डिस्कस करना चाहता हूँ। कैश मार्केट में 627 करोड़ का बेचा है और पिछले 2-3 दिनों से लगातार वायदा कारोबार में बिकवाली हो रही थी। दीप, कल वायदा कारोबार में 970 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे, ठीक है, उसमें निफ्टी फ्यूचर्स ज्यादा 1000 करोड़ के खरीदे गए और बैंक निफ्टी थोड़ा ठंडा बंद भी हुआ तो बेचा नहीं बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स, कितने, खाली 20 करोड़, खाली 20 करोड़। यानी कि ओवरऑल खरीदारी हुई इंडेक्स में और वो भी निफ्टी में, ठीक है। तो ये और 525 करोड़ के इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर्स भी खरीदे हैं। सो इससे बढ़िया नंबर क्या आएंगे? सो इसीलिए मैंने आज है ना एफएनओ के एफआईज के नंबर से ना न्यूट्रल कर दिए, नेगेटिव से। सो हाल के 3-4 दिनों के सबसे बढ़िया डेटा आपको एफआईज के, ये एक और पॉजिटिव है 3 के अलावा जो हमारा अपना है। करेक्ट सर, ठीक है। तो ये एक चीज है, इस एफआईज की बिकवाली में थोड़ी कमी आई है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में अब भी चुनिंदा आपके लिए खरीदारी के मौके हैं। चुनिंदा लिख रहा हूं मैं, चुनिंदा, सेलेक्टिव, हर एक नहीं, सेलेक्टिव। वो कुछ भी खरीदने वाला टाइम निकल गया बॉस। अब अच्छा खरीदना है, कम खरीदना है, सेलेक्टिवली खरीदना है, भाव से खरीदना है। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि है ना वो लो हैंगिंग फ्रूट जो बोलते हैं ना कि भाई हाथ इतना सा बड़ा है, तोड़ लिया फल बिना मेहनत के, ऊपर वाला तोड़ना है अब आपको, मेहनत करके, प्लान करके, कैसे कर ये। सो आराम से फटाफट पैसा बनाने का टाइम मिड कैप में चला गया, अभी भी बनेगा है, उसको पकड़ के रखो, लेकिन नया लेने के लिए अब थोड़ा सा सावधानी से सेलेक्टिवली लेना है। बाकी तो मंत्र आपको दिया वही है, 18,450 43,650, 18,450 43,650, सुबह 9:15 बजे और दोपहर 3:30 बजे के आसपास। इसे 2 बार दिन में रट्टा लगा लीजिए, माला फैल लें इसकी। करेक्ट, आपको ध्यान रहेगा कि भाई जब तक इसके नीचे बंद नहीं हो रहा, कोई भी बोले, मैं भी बोलूं, तो मानना मत की मंदी है। लेवल भाव भगवान है, ये लेवल के नीचे बंद होगा तो आपको सोचना है कि सावधान, मंदी नहीं हो, सावधानी वाली बात करो। यहाँ भी मंदी नहीं आएगी, सावधानी वाली बात है। बस अगर इन 2 लेवल के नीचे निफ्टी और बैंक निफ्टी बंद होते हैं तो आपको थोड़ा सावधान हो जाना, भाई क्या करूँ, पोजीशन ज़्यादा तो नहीं है, कल नीचे खुल गया तो मैं संभाल पाऊंगा कि नहीं, चलो थोड़ा कम कर लेते हैं। बस ये भावना आनी चाहिए वहाँ पर। डन सर। तो चलिए, अच्छी मूव आ रही है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सिर्फ थोड़ा स्टॉक्स अगर ले रहे हैं तो ध्यान से लीजिएगा, लेवल्स पर आकर लीजिएगा। आइए सर, फिर आज का थोड़ा सेटअप भी समझा दीजिए, कैसा लग रहा है आज का बाजार? ग्लोबल संकेत आज पॉजिटिव साइड पर आपको दिखेंगे। एफआईज के संकेत न्यूट्रल है, घरेलू फंड्स के संकेत हैं पॉजिटिव, वायदा कारोबार के संकेत है न्यूट्रल। सेंटीमेंट और ट्रेंड आप मान कर चले पॉजिटिव ही है, आपका भी और मेरा भी और मार्केट का तो है ही ऐसा है। ये ठीक है सर।
बड़े लेवल्स कौन से रहेंगे फिर आज? बड़े लेवल आप क्या, कितने बड़े लेवल चाहिए दीप? एक ही लेवल है 2-3 दिनों से अपना 18,475, 18,550, थोड़ा सा ऊपर गया है 18,465, 18,435 के बजाय 18,475, 18,550 आज के लिए है मजबूत सपोर्ट जोन। पॉइंट नंबर 1 ऊपर की तरफ 18,640, 18,690 इस रेंज में पहुंचेंगे, फिर देखेंगे आगे और कितना मूड माहौल बनता है। क्लियर है? डन। पार करके निकले तो 18,725, 18,775 प्रॉफिट बुकिंग जोन। गॉट इट। यहाँ पर आप एक बार प्रॉफिट बुकिंग करें, मन करे शॉर्ट भी करें, बिल्कुल हाँ इस लेवल पे करें एक बार शॉर्ट, कोई दिक्कत नहीं, करने में कोई हर्ज नहीं। बैंक निफ्टी 43,750, 43,875, 43,875 कल का लो है, 43,750 एक हल्का फुल्का सपोर्ट है। ये दोनों हल्के फुल्के सपोर्ट, इनके बीच में जो मजबूत सपोर्ट है वो 43,825 वाला है बीचों बीच में। तो उस लिहाज से मैंने 43,750, 43,875 पहली रेंज दी है। इसके ठीक नीचे 43,525, 43,675। गलती से अगर बैंक निफ्टी इस रेंज में आए तो आपको सारे शॉर्ट्स काटने, लॉन्ग पोजीशन भी बनानी है, तब डरना मत डरना। ठीक है, हाँ कोई टेंशन नहीं है, इस रेंज में लेना है, इस रेंज में लेना है, हाँ, घबराना नहीं है। ठीक है। ऊपर 44,125, 44,275 ये रेंज है ऊपर की 150 पॉइंट की पहली वाली। यहाँ पर इसको पार करना मुश्किल होगा। अगर गलती से पहुंच गए 44,375, 44,500, वहां पर कितने ही मूड अच्छा दिखे, प्रॉफिट बुकिंग कर लेना एक बार। ओके। शॉर्ट भी कर लेना, रेंज के दोनों एंड पर दबा के कॉन्ट्रा ट्रेड लेना है। ओके। एक ही कंडीशन, स्टॉप लॉस 100%। ब्रेकआउट अगर देता है 44,550, 50 बार बोल चुका हूँ, 44,550 के ऊपर शॉर्ट नहीं रहना। जब तक वो नहीं पार करता, आपकी जो मर्जी की जितनी मर्जी करो, शॉर्ट वापस ले लो, बेचो, जो करना है करो, खेलते रहो, लेकिन 44,550 के ऊपर शॉर्ट नहीं रहना बस। गॉट इट। क्लियर है? तो वहाँ पर एक बार शॉर्ट का चांस आप ले सकते हैं। ठीक है सर। थोड़ा पुट कॉल रेशियो और एफएस की पोजीशन क्या संकेत दे रही है सर? हल्का से बढ़कर आया, कल थोड़ा बढ़ा है 46 से 49%, क्योंकि निफ्टी में थोड़ा सा उन्होंने शॉर्ट पोजीशन काटी है उस हिसाब से, बट स्टिल ओके। पुट कॉल रेशियो दोनों ही कंफर्टेबल है, विक्स तो ठीक ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। स्टॉप लॉस के लेवल लॉन्ग पोजीशन पे वही है 18,450 निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर 43,650, नो चेंज। किसी को छोटा स्टॉप लॉस रखना है तो 43,800 के आसपास का रख सकते हैं, अदरवाइज 650 ठीक है, आपकी मर्जी पर। बैंक निफ्टी वही है, स्टॉप लॉस इंट्राडे 18,800, क्लोजिंग 18,725, ये आपका शॉर्ट साइड पर। और बैंक निफ्टी पे 44,550 एक ही स्टॉप लॉस है, इंट्राडे और क्लोजिंग। आपको लगेगा इंट्राडे दूर का है, बिल्कुल है साहब। अगर आपको छोटा रखना है तो आप 43,125, 225 जो आपको ठीक लगे, सॉरी 44,125, 44,225 जहाँ आपको ठीक लगे वहाँ रख लीजिए। बाकी कायदे से स्टॉप लॉस तो यही निकल कर आता है बड़ा है दूर है, तो छोटा रखना है तो आप 44,125 या 44,225 का रख सकते हैं। क्लियर? गॉट इट। ठीक है सर, डन। ऑलराइट, तो ये तो रहे आपके लिए स्टॉप लॉसेस। अब नई पोजीशंस पर आते हैं, क्या करना है सर आज? नई पोजीशन खरीदना है निफ्टी, स्टॉप लॉस आपका 18,500 का है, थोड़ा डीप लगाना है 18,400 लगा लीजिए, मेरे हिसाब से 18,500 काफ़ी है। टारगेट 18,635 और 660 दो छोटे टारगेट है, खुलते ही हासिल हो जाएंगे। 690, 725 की रेंज में पहुंचेंगे, ताकत आजमाइश करेंगे, पार निकल गए तो 775 फाइनल टारगेट आज के लिए। बेचना चाहते हैं जरूर शौक फरमाएं, 690 से 775 अच्छी रेंज है, टुकड़ों टुकड़ों में बेचिए, 690 पे थोड़ा, 725 पे थोड़ा और 775 पे ज़्यादा, ये बेचने की जगह है आपके लिए। 660 के आसपास रिव्यू करें कि बेचना बनता है कि नहीं, मेरे ख्याल से नहीं बनता, थोड़ा ऊपर में बेचने की कोशिश आज करें, एक मौका दे सकता है, वहीं पर करें। हड़बड़ी जल्दबाजी में कि वापस मिलेगा नहीं ऐसा करके तुरंत ना बेचे, हल्के मार्केट है, खबरें अच्छी है, ऊपर का मौका जब दे तब बेचे। 18,825 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ टारगेट जो बनेंगे आपके 18,640 और 602 छोटे टारगेट, 575 और 550 के दो मीडियम टारगेट, 535 और 500 तक के फाइनल टारगेट के लिए करना है आपको थैंक यू निफ्टी को ऊपर की तरफ। मौका मिलेगा? ठीक है सर, सब मिलेगा। ठीक है। बैंक निफ्टी नहीं मिलेगा तो कोई जबरदस्ती नहीं है, हाँ, कोई करने ही ऐसा, मतलब अगर आप घर से कसम खा के निकले हो कि आज कुछ तो करूंगा तब तो फिर ठीक है, आपको घर जाके मूवी दिखाना है नहीं तो फिर जबरदस्ती क्यों करना है। मार्केट लेवल से या तो मतलब है ना, आप शेर का शिकार करने निकले हो और कसम ही खा के निकलो मैं शिकार ही करूंगा, फिर तो आप खुले में घूमते रहो, डांस करो कि शेर आए सामने, फिर मैं गोली मारूंगा। आ गया शेर, मौका मिला तो मार देना, नहीं तो शेर मार देगा, दो में से एक का तो शिकार होना है फिर। करेक्ट। तो शिकारी बनो,
शिकार मत बनो वैसा है। तो आराम से रुको ना, मौका मिलेगा रेंज में आने दो, फिर करना, क्या हड़बड़ी है, जल्दी क्या है ना। जो पेशेंस से शांति से लेवल से ट्रेड करेगा, आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल हो जाएगा बस। अब आइए बैंक निफ्टी, जो हमारी फेवरेट स्पेस है, जहां पर पहुंच नहीं रहा, कल पहुंचने की कोशिश की थी, पहुंचा नहीं। कल का लो बनाया दीप 43,875, लेकिन मुझे जो खरीदना है वो है 43,675, 43,825 रेंज में। ये है मेरे लिए परफेक्ट रेंज, जहाँ पर बैंक निफ्टी आता तो खरीदना ही है। 43,500 का स्टॉप लॉस होगा, थोड़ा दूर का दे रहा हूँ, मुझे पता है वही लगाना है। ऊपर में 43,875, 925 दो छोटे टारगेट, 975, 44,025 दो मीडियम टारगेट, 44,075, 44,125 बड़े टारगेट के लिए। जिसको लगता है 50-50 पॉइंट का पहाड़ा है तो हाँ, पहाड़ा भी याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए खरीदारी करने की राय। 43,800 से थोड़ा सा नीचे 43,775 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीद लीजिए। 44,075 और 125 दो छोटे टारगेट है। 44,175, 44,225 और 44,275 तीन मीडियम टारगेट है। 44,340, 425 और 44,475 तक के फाइनल टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में करनी है आपको खरीदारी। ये स्ट्रेटेजी आपके लिए ज्यादा वर्केबल, एक्शनेबल नजर आती है, जरूर करिए इसको। ठीक है। अब आइए बेचने की राय। जितना 44,500 के नजदीक आप बेच पाएंगे उतना बढ़िया है। तो अगर मुझे एक ही लाइन में पूछो कहाँ बेचूं, तो 44,375 से 475 ये बहुत परफेक्ट रेंज है। लेकिन वहां तक पहुंचे ना पहुंचे, 44,275 से आप मूड बनाए, लगे ठीक यहाँ इनिशिएट करना तो ठीक है, नहीं तो 375 पे बेचे, 425 पे और बेचे। ये रेंज में टुकड़ों में बेचते रहे। 44,550 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। इसके ऊपर निकलने के बाद अपनी शॉर्ट रहना ही नहीं है, बल्कि डबल लॉन्ग करना है, डबल लॉन्ग शॉर्ट काट के और लॉन्ग करना है। ठीक है, क्लियर है। नीचे का टारगेट जो बनेगा 44,225 और 175 दो छोटे टारगेट है। 44,125, 44,075 और 44,025 तीन मीडियम टारगेट है। और 44,000 के नीचे के तीन टारगेट और हैं, 43,950, 43,875 और 43,825। टारगेट बहुत निकल के आ रहे बैंक निफ्टी, इतना दिन हो गया ना। मैं बताऊँ आपको एक डेटा, 30 दिन हो गए, 31 में से एक दिन छोड़ दीजिए, 30 दिन बैंक निफ्टी 43,000 के नीचे बन नहीं हुआ। 30 ट्रेडिंग सेशन, दिन नहीं सेशन, 22 ट्रेडिंग सेशन से 43,675 के नीचे बन गया। 22 ट्रेडिंग सेशन, ऑलमोस्ट अ मंथ, 43,675 नहीं है। और उसके कितने नजदीक आप मुश्किल से 200-250 पॉइंट, 300 पॉइंट दूर। निफ्टी में 31 ट्रेडिंग सेशन हो गए, 18,000 के ऊपर है आप। 16 ट्रेडिंग सेशन हो गए, 18,275 के ऊपर है आप जी। और 12 ट्रेडिंग सेशन हो गए, 18,475 के ऊपर है क्लोजिंग। 12 ट्रेडिंग सेशन, 12 ट्रेडिंग, तो ऑलरेडी 18,475 जो 125 पॉइंट दूर है, वही क्लोजिंग पे अच्छा सपोर्ट है। ये डेटा का कमाल है। चलिए, हाँ डन सर। तो बढ़िया एक्शन है, बाजार को कोई परेशानी है, बस लेवल्स को आप फॉलो करिए। बैन लिस्ट में डेल्टा कॉप हो गई है इसकी एंट्री, जो कल हम बात कर रहे थे, लग रहा था बैन में आने वाला है, ये आ चुका है। कल 250 के ऊपर क्लोज हुआ था, बट आज बैन लिस्ट में आपके लिए डेल्टा कॉप है, साथ ही इंडिया बुल्स हाउसिंग, इंडिया सीमेंट और IEX। और भी है कोई आई लेटर का जो बैन में? ये तीन है, तीन तो चले गए, IEX, इंडिया सीमेंट, आईबुल हाउसिंग। इन्फोसिस नहीं जाएगा, इन्फोसिस नहीं है, इंटरग्लोब, इंडियो, ITC वो तो नहीं जाएगा। ओके, तो आई लेटर के ये स्टॉक्स और डेल्टा कॉप ये है बैन में। अच्छा, कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स फायदा कर के? हाँ, मैं तो इंतजार कर रहा था, पूछो है कैसे नहीं है। बताइए सर। 18,600 मेक और ब्रेक लेवल है निफ्टी पर। 18,600 के पुट पर 94 लाख शेयर है, कॉल्स पर 83 लाख शेयर है। ये लड़ाई झगड़े वाला लेवल है। ऊपर में 18,700, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दीप। 18,690, 18,725 की रेंज आज बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। क्यों? 18,700 के कॉल्स पर ऑलरेडी 1,42 लाख, 1,40 लाख शेयर ऑलरेडी खड़े कॉल राइटर्स दबाकर। सो इसलिए 18,700 के ऊपर टिकना चैलेंज है, और अगर टिक गए तो अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आपको आती दिखेगी। बैंक निफ्टी एक ही लेवल इंपॉर्टेंट है, 44,000 में एक और ब्रेक हुई है। 44,000 के नीचे थोड़े सावधान है, 44,000 के ऊपर थोड़े बेहतर हैं। 44,000 के पुट पर 48 लाख शेयर हैं, कॉल्स पर 58 लाख शेयर है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दोनों में एक ही स्ट्राइक प्राइस पे। निफ्टी में 100 पॉइंट की रेंज है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट में 18,600 पुट, 18,700 कॉल्स, बस सिंपल। ठीक है सर, चलिए ये है आपके लिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स। स्टॉक ऑफ द डे भी दो हैं, दो स्टॉक ऑफ द डे। 3 हो सकते थे, 2 ही हुए हैं आपको। इतना एक्शन है बाजार में तो कुछ स्टॉक्स आपको देने ही है। चलिए आइए लेते हैं एनालिसिस स्टॉक ऑफ द डे। बता सर, पहला वाला मेरा फेवरेट स्टॉक हीरो मोटोकॉर्प फ्यूचर्स, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। और पहले तो मैं लेवल्स बता दूं आपको, 2,900 के स्टॉप लॉस के साथ फ्यूचर्स खरीदना है आपको।
और टारगेट जो होगा 2970, 2995 और 3020 के बड़े टारगेट्स के लिए। अब कल इन्होंने इन्वेस्टर डे मनाया था, इसमें नए सीईओ आए निरंजन गुप्ता साहब, उन्होंने मार्केट शेयर को लेकर, आगे अपनी प्रीमियम मार्केट काफी सारी पोजीशनिंग को commentary लेकर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बात की। जी। मेरा तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। CLSA का कम है, उन्होंने डबल डाउनग्रेड किया है। मॉर्गन स्टैनली का भी जो टारगेट है इसके नीचे है, हालांकि सिटी का टारगेट जरूर 3650 का है, बट मेरा ये समझना है कि लोग शायद अभी भी हीरो मोटोकॉर्प में पीछे की तरफ ज़्यादा देख रहे हैं, आगे देखने की ज़रूरत है। TVS, बजाज, आयशर जिस तरह का प्रदर्शन कर चुके हैं, उसके सामने हीरो अभी कुछ भी नहीं हुआ। सो थोड़ा हाई रिस्क कॉल है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ खरीदिएगा, लेकिन अगर नीचे मिले CLSA के डबल डाउनग्रेड के साथ तो खरीदने का मौका है। इस स्टॉक पर ऑफ लेट हम पॉजिटिव हो गए। एग्जैक्ट ITC और DLF मूवमेंट तो नहीं बोल सकता इसके लिए, लेकिन ये स्टॉक ऐसा है जो फंडामेंटली बेहतर होता दिख रहा है। धीरे धीरे आपको बायो डिप्स की स्ट्रेटजी के साथ ऊपर जाते हुए दिख सकता है हीरो मोटोकॉर्प। दूसरा स्टॉक है दीप, वो है एक और हाल ही की लिस्टेड कंपनी मैनकाइंड फार्मा, जिसकी अभी लिस्ट हुई थी। यहाँ पर भी एक बढ़िया रिपोर्ट भी आई है और स्टॉक हल्का फुल्का करेक्शन के बाद सही लेवल पर भी है, जहाँ पर आपकी खरीदारी की जा सकती है। इस IPO में हमने दमदार खरीदारी करने की राय दी थी IPO पर भी, और IPO के बाद भी हमारा लगातार यही व्यू था कि इसको आप आराम से होल्ड करिए। JP मॉर्गन ने 1730 का टारगेट दिया है, आपको खरीदना है 1465 का, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस दिया है 10 रुपए का। 1488, 1500 और 1510 के टारगेट के लिए मैनकाइंड फार्मा में भी आपको करनी है खरीदारी। मैं तीसरा भी हो सकता था जो हो ना पाया, कौन सा हिंट तो दे दीजिए। IEX शॉर्ट साइड पे हो सकता था। ब्रेनस्टीन की बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है, लेकिन क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि ऑलरेडी वायदा करवा के बैन में और बहुत ज्यादा पिटाई भी बैन में, तो फिर क्या करें। नहीं, गिर तो अभी भी सकता है, अभी भी गिर सकता है। हाँ, वो पिटाई के बावजूद भी गिर सकता है, लेकिन प्रॉब्लम है कि बैन में, इसलिए फिर हमने कहा छोड़ो, जाने दो। चलिए ठीक है, बट नजर रखिए, हीरो मोटो फेवरेट है अनिल जी का, आज के लिए भी आपके लिए व्यू आ रहा है, पोजिशनल भी व्यू है, एंड ऑफ कोर्स मैनकाइंड फार्मा, ये भी लिस्टिंग के बाद से बढ़िया एक्शन में आया, लिस्टिंग के दिन जबरदस्त एक्शन था, इस पर भी खरीदारी करके चल सकते हैं। आइए फिर और स्टॉक्स के बारे में जानते हैं, हमारी टीम भी आपके लिए है तैयार, कुशल, नुपुर और साथ ही आशीष। कुशल, मॉर्निंग, बताएं क्या कह रहे हैं आज के ट्रिगर्स और खबरें। मॉर्निंग दीप, ट्रिगर्स के लिहाज से IKO लाइटिंग का IPO अलॉटमेंट होने वाला है, तो यहाँ पर फोकस करें। साथ ही सुजलोन एनर्जी, इसके करीबन 21.84 करोड़ इक्विटी शेयर्स जो हैं राइट्स बेसिस पर लिस्ट होते हुए नजर आएंगे। प्राइस बैंड रिविजन है PTC इंडस्ट्रीज पर 20% से घटाकर 10% ये कर दिया गया है। साथ ही हीरो मोटोकॉर्प अगेन फोकस में रहेगा। इन्वेस्टर डे तो हुआ ही है, साथ ही नए अवतार में पैशन प्लस ये इन्होंने लॉन्च किया है। ये 100cc बाइक है, 3 जो है अलग अलग कलर वेरिएंट्स में ये लॉन्च किया गया है। 76,301 रुपये प्रति यूनिट जो है एक्स शोरूम प्राइस है इसकी। इंजीनियर्स इंडिया ये भी फोकस में रहेगा, बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ दिख रहा है। ONGC से करीबन 473 करोड़ रुपए का ये ऑर्डर मिला है, 40 महीनों में इस ऑर्डर को पूरा किया जाएगा। तो FMCG स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे, क्योंकि गेहूं की कीमतों पर जो है सरकार ने यहाँ पर स्टॉक लिमिट लगाई है। तो होलसेल के लिए 3000 मीट्रिक टन का स्टॉक लिमिट है और रिटेलर्स के लिए 10 मीट्रिक टन का इन्होंने स्टॉक लिमिट लगाया है, और ये आज से ही लागू होता हुआ दिखेगा। तो इस वजह से FMCG स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे। ओके, तो FMCG पर तो रखिए आप नजर ही, कुछ और खबरें भी हैं। नुपुर, मॉर्निंग, बताएं आपके पास कौन सी खबरें आज। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले ICICI लोम्बार्ड, जहाँ पर कंपनी के 10% शेयर के अधिग्रहण के लिए SBI म्यूचुअल फंड को IRDAI की मंजूरी मिलती हुई दिख रही है। 10% से अधिक अधिग्रहण नहीं होगा। 12 जून से 1 वर्ष की अवधि तक के लिए ये अप्रूवल लेटर वैलिड रहने वाला है। आइनॉक्स विंड और आइनॉक्स विंड एनर्जी भी आज फोकस में, क्योंकि जो मर्जर अनाउंसमेंट की थी Q4 रिजल्ट्स के साथ, अब वहाँ पे शेयर स्वैप रेशियो अनाउंस किया गया है, जहाँ पे आइनॉक्स विंड एनर्जी के 10 शेयर के बदले आइनॉक्स विंड के 158 शेयर जारी किए जाएंगे, और अकॉर्डिंगली वारंट्स भी 10 वारंट के बदले 158 वारंट्स दिए जाएंगे। तो ये दोनों स्टॉक्स आज फोकस में रहने वाले हैं। अदानी पोर्ट्स, जहाँ पे अपेक्षित साइक्लोन तूफान के चलते मुद्रा और टूना पोर्ट पर जहाज ऑपरेशंस जो हैं उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, तो अदानी पोर्ट्स भी आज फोकस में रहेगा। इंटरग्लोब एविएशन कल से फोकस में, मीडिया की कुछ खबरें सामने आई थी, जहां पे हिस्सा बिक्री की खबरों पे चर्चा चल रही थी, उस पर अब एक्सचेंजेस ने सफाई मांगी है, तो कंपनी के रेस्पॉन्स पे रहने वाली है नजर। प्रमोटर फंड एक्शन में देखें तो सुवेंट फार्मास्यूटिकल्स, जहाँ पे UTI म्यूचुअल फंड ने करीबन 99,620 शेयर्स खरीदे और अपनी हिस्सेदारी 4.96% से बढ़ाकर 5% कर दिए। ओपन मार्केट के थ्रू किया गया था। 9 जून को ये शेयर्स खरीदे थे कंपनी ने। ओके, तो ये आपके लिए कुछ फंड एक्शन भी हुआ था सुबह में, उस पर भी रखें नजर, और कुछ और फंड एक्शन भी हुआ है, प्रमोटर एक्शन भी हुआ है। कुशल, कुछ और खबरें भी हैं आपके पास, बताएं इनके बारे में।
बिल्कुल, मेरे पास बल्क डील्स हैं जिसमें सबसे पहले है गो फैशन। यहाँ पर सेलर जो है सिक्वोया कैपिटल, जैसे कि हम जानते हैं 55 लाख शेयर यहाँ पर बेचे गए हैं, 10.18% हिस्सेदारी, 1136 रुपये 10 पैसे प्रति शेयर के भाव पर। उसके अगेंस्ट में बीएनपी परिब्रास, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ, साथ ही कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और सोसाइटी जनरल कुल मिलाकर 4.25% हिस्सेदारी यहाँ पर गो फैशन में खरीदी है, चारों बायर्स मिलाकर। बलरामपुर चीनी सोसाइटी जनरल ने करीबन 11 लाख शेयरों की यहाँ पर खरीदारी की है, 406 रुपये 2 पैसे प्रति शेयर पर। उषा मार्टिन पर भी इंटरेस्टिंग फंड एक्शन है, जहां पर मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने लगभग 18.5 लाख शेयर खरीदे हैं, 270 रुपये 12 पैसे प्रति शेयर पर। और अंत में मान इंफ्रा, यहां पर भी फोकस रखिए क्योंकि अच्छा एक्शन हुआ है। सोसाइटी जनरल की तरफ से लगभग 39.3 लाख शेयरों की खरीदारी की है, इक्विटी परसेंटेज से 1.06% का यहाँ पर इन्होंने खरीदी है हिस्सेदारी, 102 रुपये प्रति शेयर पर। तो ये सारे के सारे स्टॉक्स पॉजिटिव फंड एक्शन पर आज फोकस में रहने वाले। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ बड़ा फंड एक्शन कल होते दिखा है, प्रमोटर्स की तरफ से भी मूव आई है, यहाँ पर आप रखिएगा नजर। ढेरों ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आज भी हैं, आइए इनके बारे में जानते हैं डिटेल्स में आशीष के साथ एफआईआर। मॉर्निंग आशीष, करिए शुरुआत टॉप रिपोर्ट्स के साथ। गुड मॉर्निंग दीपांशु। हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पर अगर आप देखें तो काफ़ी मिक्स रिपोर्ट्स आई हैं। सबसे पहले जो है सीएलएसए का व्यू आपको बताता हूँ, जहाँ पर इन्होंने रेटिंग को कर दिया है डाउनग्रेड। पहले आउट परफॉर्म की रेटिंग दिया करते थे, अब सीधे बिकवाली की राइट दे रहे हैं और लक्ष्य दिया 2708 रुपये का, 2930 रुपये की क्लोजिंग है। और ये मान रहे कि इंडस्ट्री में कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा है और वॉल्यूम ग्रोथ के लिहाज से अगर आप देखें तो इंडस्ट्री को लैग करते हुए नजर आएगा। अपसाइड काफ़ी लिमिटेड है, इसके चलते रेटिंग को कर दिया है इन्होंने डाउनग्रेड। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली भी देखें तो अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हैं 2344 रुपये के लक्ष्य के लिए, लेकिन भरोसा बना हुआ है सिटी का, जहां पर ये खरीदारी की राय दे रहे हैं और 3650 रुपये का काफ़ी ऊंचा बढ़िया लक्ष्य दिया। और ये मान रहे कि आउटलुक बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है, प्रॉफिटेबल ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। प्रीमियम सेगमेंट में देखें तो लगातार मार्केट शेयर बढ़ता जा रहा है और ईवी सेगमेंट में एक्सपेंशन को भी ये पॉजिटिव मान रहे हैं, जिसके चलते यहाँ पर ऊंचे लक्ष्य दिए 3650 रुपये के लक्ष्य के लिए। एक और ऑटो पैक में से स्टॉक है जो रडार पर रहेगा, वो है टाटा मोटर्स, जहाँ पर मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं, 564 की क्लोजिंग है, 617 रुपये का टारगेट दिया। और ये मान रहे कि जेएलआर बिजनेस जो है बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ता जा रहा है। जेफरीज भी खरीदारी की राय दे रहे हैं और लक्ष्य इन्होंने भी बढ़ाया, 665 से लक्ष्य को बढ़ाकर इन्होंने 700 रुपये कर दिया है। इसके अलावा अगर आप देखिए तो सीमेंट पैक पर भी नजर रहेगी। अल्ट्राटेक सीमेंट पर मैक्वायरी की तरफ से रिपोर्ट है, जहां पर आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा और जो लक्ष्य है 8498 से बढ़ाकर 9087 कर दिया है। एसीसी पर भी न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं, लक्ष्य 1886 से बढ़ाकर 1998 कर दिया है। अंबुजा पर आउट परफॉर्म की रेटिंग है, लक्ष्य 461 से बढ़ाकर 506, 456 की क्लोजिंग है। श्री सीमेंट पर न्यूट्रल की रेटिंग है और जो लक्ष्य 24,210 से बढ़ाकर 25,236 कर दिया है, 25,715 की क्लोजिंग चल रही है। रामको सीमेंट्स पर न्यूट्रल की रेटिंग दी है और लक्ष्य 788 से बढ़ाकर 865 कर दिया। हालांकि स्टॉक ऑलरेडी 938 पर चल रहा है, तो ऑटो के साथ सीमेंट स्टॉक्स पर भी नजर रखनी है। ओके, तो ऑटो के साथ साथ सीमेंट स्टॉक्स और कुछ और इंटरेस्टिंग रिपोर्ट भी आशीष आप लेकर आए, बताएं उनके बारे में भी। दीपांशु, मैनकाइंड फार्मा आज की सबसे इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, जहां पर कवरेज की शुरुआत की है जेपी मॉर्गन ने ओवरवेट की रेटिंग के साथ। 1445 की क्लोजिंग चल रही है, काफ़ी ऊंचा टारगेट दे रहे हैं 1730 रुपये का। और मान रहे की लिस्टिंग के बाद से अगर आप देखें तो 37% के रिटर्न आ गए हैं। और खास बात है कि स्टॉक और कंपनी जो है पूरे सेक्टर को आउट परफॉर्म करती है। डोमेस्टिक फार्मा में लीडरशिप इनकी काफ़ी स्ट्रांग है, वॉल्यूम ग्रोथ के लिहाज से इन्हें अच्छा लग रहा है और ईपीएस के एस्टिमेट्स में भी इन्होंने बढ़ोतरी की है। मान रहे कि सस्टेनेबल ग्रोथ यहाँ से देखने को मिल सकती है, तो फोकस में रहेगा स्टॉक। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर बजटीट आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 3040 रुपये के लक्ष्य के लिए। टीसीएस पर जेफरीज होल्ड की राय दे रहे हैं, 3375 का लक्ष्य दिया, 3247 की क्लोजिंग चल रही है। एचयूएल पर गोल्डमैन सैक्स न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखे हुए, लक्ष्य 2700 से बढ़ाकर 2750 कर दिया है, 2643 की क्लोजिंग चल रही है। और अंत में ग्लैंड फार्मा, यहाँ पर भी बर्नस्टीन की तरफ से रिपोर्ट आई है, जहाँ पर आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्टेड है, 955 पर आ गया, लेकिन इनका व्यू बरकरार है, 1702 रुपये का टारगेट दिया। बहुत दयालु है ना बर्नस्टीन। नहीं, अभी भी 1700 का टारगेट रखा है ना। इतना बड़ा दिल चाहिए ग्लैंड फार्मा के लिए डबल का टारगेट रखने के लिए। कोई भी स्टॉक में डबल का टारगेट नहीं। बाकी आपके पास है और कोई रिपोर्ट जिस पे डबल का टारगेट हो? नहीं सर, कोई भी नहीं है। नहीं ना। फिर भी आप ये नहीं कह सकते कि आज की ये सबसे बढ़िया रिपोर्ट। सबसे बढ़िया मैनकाइंड लग रही है। मैनकाइंड बढ़िया। चलिए बढ़िया है, आइए स्वागत किया जाए हमारे सभी मेहमानों का। बिगुल है और तैयार, वक्त है पिक ऑफ द डे का।
बंसल जी सुप्रभात, करें शुरुआत, बताएं सर आपकी आज की पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, पिक ऑफ द डे भी दूंगा अनिल जी, और एक छोटा सा अपडेट भी है। पिक ऑफ द डे है मेरा एचसीएल टेक पे खरीदारी की राय है। टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। कल एक पॉजिटिव क्रॉसओवर ब्रेकआउट देखने को मिला। 1139 की क्लोजिंग है, 1123 1123 का स्टॉप लॉस लगाना है। 1163 से लेकर 1167 के टारगेट के लिए एचसीएल टेक पहला पिक ऑफ द डे है। और दूसरा मतलब कि कल फार्मा के ऊपर कुछ नेगेटिव न्यूज थी बट स्टॉक्स गिरे नहीं, डीवीज ने नीचे से रिकवर करा है। पिक ऑफ द मंथ भी है। मेरा ऐसा मानना है कई लोग छोटे छोटी प्राइस के स्टॉक्स ढूंढते हैं, तो फार्मा का ईटीएफ है फार्मा 20 13 रुपीज के अराउंड चल रहा है। तो जो लोग मतलब कि बिना स्टॉप लॉस के इसके अंदर निवेश करना चाहते हैं, होल्ड करना चाहते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी लगती है। मुझको लगता है कि डाउनसाइड कैप्ड है, रिवर्सल है और एक अच्छे लेवल्स यहाँ पर 19 से 22 के गोइंग हेड देखने को मिलेंगे। बट निवेश का नजरिया बना के फार्मा के ईटीएफ में साल भर का नजरिया बना के निवेश की राय है। क्या लेवल? साथ में अनिल जी कल जो आप दीप के साथ थोड़े से वो जोक्स अनिल जी 13 रुपीज के अराउंड की क्लोजिंग है फार्मा के ईटीएफ की, फार्मा 20 की। ओके ठीक है, तो ये खरीदना चाहिए फार्मा ईटीएफ 13 रुपए का। हाँ, कल क्या हुआ दीप को? अनिल जी कल जो दीप के साथ आप थोड़ा सा जोक आपने क्रैक कर रहे थे ना हैप्पीली अनमैरिड पर, और दीप हंस रहे थे अनिल जी, तो मॉर्निंग वॉक पे कुछ महिलाएं आती हैं। हाँ, उन्होंने अनिल जी प्रोटेस्ट करा ग्रुप के अंदर। अराउंड 5-6 थी अनिल जी, रेड टी शर्ट पहन के आई थी और मुझको स्पेसिफिकली बोल के गए हैं कि उनको ये चीप व्हाट्सएप टाइप के जोक्स अच्छे नहीं लगे हैं और वो रेड टी शर्ट पहन के आई हैं ताकि आपका मार्केट गिरे। और उन्होंने चैलेंज करा आप सब लोग ब्लू पहन के आएंगे। तो अनिल जी मैं तो इंटेंशनली ब्लू पहन के आया हूँ और आपको भी ब्लू में देख रहा हूँ। आशीष की भी ब्लू टाई देखी है। कल फिर अनिल जी क्लास लगेगी, तो कल वॉक पे नहीं जाऊंगा अनिल जी। आपका तो वॉक बंद ही हो जाएगा ऐसे। अब समझ में आया। अब बंसल जी का वॉक बंद करवाना तो कैसे करवाना है, फॉर्मूला में मिल चुका है बिल्कुल। तो बंसल जी की तरफ से एचसीएल टेक खरीदारी करने की राय ये आती हुई दिख रही है। आइए राय जानी जाए कुणाल जी से भी। कुणाल जी सुप्रभात, बताइए सर आपका पिक ऑफ द डे। अनिल जी सुप्रभात, दीपांशु सुप्रभात। और अनिल जी खरीदारी की राय है, खरीदना है इंडियन ऑयल यानी कि आईओसी पर खरीदारी की राय है। हम देख रहे हैं कि लगातार ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। आईओसी 90 के ऊपर एक ब्रेकआउट दे चुका है, तो इस पर बाय करके चलने की राय है। स्टॉप लॉस यहाँ पर रखना होगा 91 पर। 91 रुपये के स्टॉप लॉस से बाय करें। पहला टारगेट होगा 94 का, दूसरा टारगेट होगा 96 रुपए का। खरीदारी की राय है आईओसी। और अनिल जी आज मैं किसी भी तरह का कोई जोक नहीं बोलूंगा, क्योंकि अनिल जी अभी तो बंसल जी बता रहे हैं कि आजकल विरोध हो रहा है, तो अनिल जी मेरी भी वॉक और टॉक दोनों बंद हो जाए इससे पहले अनिल जी कोई जोक आए। विरोध सिर्फ बंसल जी का हो रहा है, आपका हमारा किसे? हमारे बारे में सब लोग जानते हैं, ये सिर्फ बंसल जी का एक तरफा विरोध है, खाली बंसल जी का है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लगे रहे, करते रहे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। हिमांशु जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात सभी को। अनिल जी मेरा भी पिक ऑफ द डे जो है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनी से ही है और मेरा पिक रहेगा बीपीसीएल, जिसका चार्ट से सेटअप काफी इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है और एक क्लियर कट यहाँ पर एक कंसोलिडेशन से ये स्टॉक ब्रेकआउट के लिए तैयार है। तो 371 रुपए के आसपास का कल का क्लोज है, यहाँ पर खरीदारी करके चलने की सलाह है। 366 के स्टॉप लॉस के साथ 388, 390 रुपए तक के टारगेट्स के लिए बीपीसीएल आज मेरा पिक ऑफ द डे। पिक ऑफ द डे बीपीसीएल, ये स्टॉक भी जबरदस्त एक्शन में। आइए एक्शन को बढ़ाते हैं आगे और वक्त है अविनाश जी से मुलाकात करने का। सर गुड मॉर्निंग, बताएं पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी मेरा जो पिक है वो शुगर सेक्टर से है और कंपनी जो मुझे पसंद है वो त्रिवेणी इंजीनियरिंग है। हमको लग रहा है कि इस कंपनी को सिलेक्शन का मेन रीज़न ये है कि शुगर के प्राइसेस काफ़ी सिग्निफिकेंटली बढ़े हैं और इस साल इस्मा ने कहा है कि 23 का जो प्रोडक्शन है वो भी 3-4% कम आएगा। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं शुगर के प्राइसेस बढ़ते हैं तो डेफिनेटली बड़े इंटीग्रेटेड प्लेयर्स जैसे त्रिवेणी इंजीनियरिंग को काफ़ी फ़ायदा होगा। इनकी काफ़ी बड़ी डिस्टिलरी की भी बिजनेस है, करीबन 6 लाख लीटर्स पर डे ये मैन्युफैक्चर करते हैं और पिछले साल बहुत ही दमदार नंबर इन्होंने रिकॉर्ड किया था। 5,600 करोड़ पे करीबन 600 करोड़ के ऊपर का कामकाजी मुनाफा, 390 करोड़ का कोर प्रॉफिट। आने वाले साल इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा और मुझे लग रहा है शुगर कंपनीज में आपको जरूर एक नज़र रखनी चाहिए। करंट प्राइस 290 है, हमारा मानना है कि कम से कम 6 से 12 महीने की टाइम फ्रेम अगर हम देखें तो करीबन 350-360 का टारगेट प्राइस मिल सकता है। तो ये मेरी तरफ से एक इन्वेस्टमेंट पिक रहेगा, तो इसमें जरूर निवेश करिए।
ओके, तो त्रिवेणी इंजीनियरिंग यहाँ पर आप करें खरीदारी। शुगर स्टॉक्स पसंद भी आ रहे हैं अविनाश जी को, जैसे वो बात भी कर रहे थे। रिसेंटली एक अच्छा रिवाइवल भी हमने शुगर काउंटर्स में देखा है, ग्लोबली भी शुगर प्राइसेस थोड़ा ऊपर गए। अविनाश जी, एक राय जरा बलरामपुर चीनी पर भी देख रहे हैं। रिसेंटली इस स्टॉक पर हमने अच्छा एक्शन देखा है। कल खबर आई है सोसाइटी जनरल सॉकजेन ने करीब 11 लाख शेयर यहाँ पर खरीदे हैं रिसेंटली। कोई राय इस काउंटर पर भी? ऑफकोर्स शुगर की एकमात्र कंपनी जो एफएनओ सेक्टर में भी है। नहीं नहीं, बिल्कुल दीपांशु, बलरामपुर चीनी भी बहुत बड़ी बेनिफिशियरी होगी, क्योंकि देखिए इसका सबसे बड़ा एडवांटेज बलरामपुर चीनी को भी मिलेगा, क्योंकि शुगर और एथेनॉल का कॉम्बिनेशन काफ़ी बड़ा है। और जिस प्रकार से अभी रियलाइजेशंस एथेनॉल में मिल रहे हैं, प्लस जिस प्रकार से गवर्नमेंट का फोकस ब्लेंडिंग के ऊपर है 20% बाय 25-26, और शुगर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि आने वाले साल दैट इज FY24 बहुत ही स्ट्रांग ईयर बलरामपुर चीनी के लिए भी होगा। तो इसमें भी अगर निवेश करना है तो मुझे लग रहा है कि लंबी अवधि के लिए ये भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। बलरामपुर चीनी पर भी रखिएगा नजर। ये स्टॉक भी एक्शन में, कल थोड़ा नरम था, सुस्ती में था, बट अदरवाइज यहाँ पर फंड बाइंग भी हो रही है और शुगर सेक्टर के फंडामेंटल्स भी अच्छे दिख रहे हैं इस समय। इंजीनियर्स इंडिया, कुणाल जी एक बार इसके चार्ट पर भी राय दें। आपने और बंसल जी दोनों ने इसे कवर भी किया है पहले। 473 करोड़ का ऑर्डर इन्हें मिला है ONGC की तरफ से। चार्ट्स क्या कह रहे हैं? कल फ्लैट बंद हुआ था सर। देखिए, बिल्कुल मैंने और बंसल जी ने लंबी अवधि के लिए, मध्यम अवधि के लिए खरीदारी की राय दी थी, और उस समय शेयर का भाव 80 रुपए के आसपास था। लगातार हम इसमें पिछले कुछ दिनों में बड़ी तेजी देख चुके हैं और अभी भी इसमें तेजी की गुंजाइश है। जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है, मुझे लगता है स्टॉक 130 की तरफ बढ़ रहा है, तो गिरावट में जरूर इसमें नई खरीदारी कर सकते हैं। जिनके पास पोजीशन है, होल्ड करने की राय। ओके, तो ये है आपके लिए इंजीनियर्स इंडिया, जहां पर आपको रखनी है नजर। एक्शन में आ सकता है ये काउंटर भी आज के लिए। थोड़ा एक्शन में आपको ICICI लोम्बार्ड भी आते हुए दिखेगा। इंटरेस्टिंग खबर इसके लिए आई है। कंपनी में 10% हिस्सेदारी खरीदने के लिए SBI म्यूचुअल फंड को IRDAI से मंजूरी मिल चुकी है। ये आपके लिए खबर आती हुई दिख रही है। अगले 1 साल के लिए वैलिड रहेगी। तो ICICI लोम्बार्ड आज आपको एक्शन में भी दिख सकता है। हालांकि ऑफकोर्स एक बार में ये स्टेक बाय नहीं होगा, ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर हो सकता है। बट हिमांशु जी एक बार चार्ट देखे सर। कल भी रिकवर होकर डेज हाई पर बंद हुआ था, हालांकि थोड़ा सुस्ती था ICICI लोम्बार्ड। बड़े चार्ट पर ऐसा लगता है कि 1050-1100 रुपए के आसपास स्टॉक ने एक इंटरमीडिएट बेस बना लिया है। वहां से अच्छी रिकवरी रैली भी देखने को मिली। और अब मुझे लगता है कि ये जो कल और उससे पहले के 2 दिनों का डिक्लाइन था, वो जस्ट एक अपसाइड का रिट्रेसमेंट था। मेरा मानना है कि 1180-1200 एक अच्छा सपोर्ट जोन है, जहां पर खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। 1140 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और अपसाइड में 1240-1260 का एक इमीडिएट शॉर्ट टर्म टारगेट है। उसके ऊपर अगर क्लोजिंग देखने को मिलती है 1250-1260 के ऊपर, तो मुझे लगता है ये स्टॉक एक अच्छी तेजी दिखाएगा, फर्दर मोमेंटम बिल्ड होगा, और स्टॉक 1380 से 1400 रुपए तक भी पोजिशनल जाने का पोटेंशियल रखता है। ओके, तो ये है आपके लिए ICICI लोम्बार्ड, जो आपको एक्शन में आते हुए दिख सकता है। देखते हैं आज कैसी मूव इस पर आएगी, बट इंटरेस्टिंग काउंटर है ये। इंटरग्लोब एविएशन, इसमें इंटरेस्टिंग खबर चल रही है। 2-3 दिनों से कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो गंगवाल फैमिली है वो यहाँ पर हिस्सेदारी बेच सकती है। बात की जा रही है कि करीब 7% हिस्सा बेचा जा सकता है। इस पर एक्सचेंज ने भी सफाई मांगी है एयरलाइन की तरफ से। अब देखते हैं वो सफाई कब आती है, बट एसेंशियली इंटरेस्टिंग खबर चल रही है। अविनाश जी, कोई राय इस पर? अभी भी आई थिंक कुछ 14-15% हिस्सेदारी है, जिसमें करीब 7% हिस्सेदारी बेच सकते हैं आने वाले समय में, ऐसी खबरें चल रही हैं यहाँ पर। कोई व्यू सर? नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट दीपांशु, देखिए अगर ये 6-7% गंगवाल फैमिली बेचती है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे काफ़ी बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो डोमेस्टिक फंड एज वेल एज FIs, मेरे ख्याल से काफ़ी कीन है कि वो अपना एक्सपोजर यहाँ पे बढ़ा दे। मेरे ख्याल से देखिए इस स्टॉक में सबसे बड़ा अट्रैक्टिव पार्ट है कि एक इंडस्ट्री लीडर है, और जिस प्रकार से अभी कोविड के बाद जो रिकवरी हो चुकी है, ट्रैवल एंड टूरिज्म को एसोसिएट लेके एयरलाइन सेक्टर बहुत तेज़ी से चला है, आगे भी चलना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये अच्छा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स स्पेशली FIs काफ़ी एग्रेसिवली इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अगर ये OFS या स्ट्रेटेजिक सेल से होता है, तो डेफिनेटली इसमें एक स्टॉक अपना आपको वॉच पे रखना चाहिए। मेरे ख्याल से हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा दबाव है, लेकिन ये खरीदने का मौका रहेगा, क्योंकि एयरलाइन सेक्टर में हम काफ़ी पॉजिटिव है। ओके, तो एयरलाइन पर काफ़ी पॉजिटिव व्यू है, इस पर रखेंगे नज़र। इनफैक्ट एक बार चार्ट पर भी राय ले लें, क्योंकि एक तो खबरें तो ये वाली चल रही हैं, बट दूसरा कच्चे तेल के दाम जो पिछले 2-3 दिनों में बड़ी तेज़ गिरावट दिखा रहे हैं।
कल 4% की गिरावट देखिए, उससे एविएशन काउंटर्स के लिए कितना रिलीफ आएगा, उस पर भी ये स्टॉक रिएक्ट कर सकता है। बंसल जी, एक बार जरा इंटरग्लोब के चार्ट्स भी देखें, टेक्निकली इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे। कल तो वैसे 2% नीचे बंद हुआ है। देखिए दीपांशु, बड़ा चार्ट देखें तो चार्ट पॉजिटिव है। थोड़ा सा कल के सत्र में नीचे की तरफ आया, बट काफ़ी रैली भी देखने को मिली है। और टेक्निकली दीपांशु 2410 के अराउंड चल रहा है। 2300 से लेकर 2340 एक अहम सपोर्ट है। ये लेवल्स टूटेंगे तब यहाँ पे दिक्कत है। एल्स बाय ऑन डिप्स वाला काउंटर है, एक नया ब्रेकआउट हुआ है, अनचार्टेड टेरिटरी हुआ है। तो चलिए देखते हैं इंटरग्लोब एविएशन कैसे मूव आती है, बट इस पर रखिएगा नज़र, स्पाइस जेट पर भी रखिएगा नज़र। कच्चे तेल के दाम गिरने से बड़ी राहत यहाँ पर आपको आती हुई दिख सकती है। थोड़ा एक्शन कुछ और काउंटर्स में भी आपको आते हुए दिख सकता है। आज के स्टॉक्स जो रेडार पर रखने चाहिए। अविनाश जी, कल जो बड़ी डील हुई है गो फैशन में, सिक्वेया एसेंशियली अपने काफ़ी बड़े इंडिया पोर्टफोलियो को रिजेक्ट करने वाला है। 10.25% की हिस्सेदारी एक ही बार में गो फैशन में इन्होंने बेच दी, बट अच्छे बायर सामने निकल कर आए सर। बीएनपी पारिबा, आईसीआईसीआई प्रू, कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, सॉकजेन, इन सब ने अच्छी खरीदारी करी है स्टेक की। क्या राय रखते हैं सर इस बड़ी डील के बाद गो फैशन पे? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए गो फैशन का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है FY23 के लिए वो काफ़ी स्ट्रांग था, और प्लस इनका ज़्यादातर बिजनेस B2C मॉडल से आता है। काफ़ी अच्छी तरह से इन्होंने अपने प्रोडक्ट को पोजीशन किया है। हमारा मानना है कि देखिए ये 10% सेल जो नए इन्वेस्टर्स ने खरीदा है, इसमें कोई डाउट नहीं कि स्टॉक स्ट्रांग हैंड्स के पास पहुंचा है। और अगर फंडामेंटल्स ठीक ठाक रहते हैं तो इस लेवल से भी अच्छी री-रेटिंग आपको आने वाले साल में देखने को मिलेगी। तो डेफिनेटली इसमें अगर कोई कमजोरी होती है, कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मार्केट करेक्ट होता है तो खरीदने का मौका समझ लीजिए। मुझे लग रहा है कि इस साल भी अर्निंग्स कम से कम 17-18% ग्रो करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो डेफिनेटली एक बाय ऑन डिक्लाइन वाला काउंटर है और पोर्टफोलियो के लायक है। तो इसमें अपने मीडियम टू लॉन्ग टर्म आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव है। तो ये है आपके गो फैशन जिस पर रखने की नजर। और आइए, सुमित जी भी है तैयार, एक बार पिक ऑफ द डे के साथ उनका भी किया जाए स्वागत। सुमित जी, सुप्रभात, बताएं सर क्या पसंद है आपको? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग जी। अनिल जी, चार्ट्स के ऊपर जो स्टॉक अच्छा लग रहा है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के अंदर मोमेंटम बना हुआ है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एक एक करके बढ़िया मूव दिखा रही है। तो जो स्टॉक अभी चार्ट्स के ऊपर मेरे रडार पे आया है वो है बीपीसीएल। बीपीसीएल के अंदर एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ और यहाँ से और ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। तो बीपीसीएल में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक के अंदर कोई भी डिप आता है तो खरीदारी करें 370-368 के आसपास। एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चले। नीचे में जो सपोर्ट है वो 360 रुपए के पास बनेगा, तो 360 का इसके अंदर ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉप लॉस बनेगा। और यहां से ऊपर की तरफ 385 रुपए से लेके 392 रुपए तक के लेवल बीपीसीएल में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। तो खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा बीपीसीएल में। खरीदारी करके चलिए बीपीसीएल। कंसेंसस व्यू बन रहा है बीपीसीएल। अभी थोड़ी देर पहले हिमांशु जी की राय थी, कुणाल जी ने आईओसी की बात करी थी। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज बढ़िया एक्शन में भी हैं। कच्चे तेल के दाम हम गिरते हुए दिख रहे हैं और साथ ही हम देख रहे हैं कि इन कंपनीज के लिए जो अंडर रिकवरी थी वो भी खत्म हो चुकी हैं। अविनाश जी, कोई राय ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर? आपसे भी राय लेना चाहूंगा। टेक्निकली तो बड़ी मूव आ रही है, बट जिस तरह से खबरों का भी सीजन रहा है, अंडर रिकवरी खत्म हो गए, कच्चे तेल के दाम लगातार गिर रहे हैं, कोई स्टॉक जो आपको पसंद हो इन तीनों ओएमसीज में? दीपांशु, देखिए सॉफ्टर क्रूड प्राइसेस का डेफिनेटली इम्पैक्ट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के जीआरएम्स पे आएगा। और ये इसमें कोई डाउट नहीं कि दिसंबर क्वार्टर, मार्च क्वार्टर देखे तो बहुत ही तगड़े नंबर्स सारे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने डिक्लेयर किए। लेकिन मुझे जो स्टॉक पसंद है वो आईओसी है। मुझे लग रहा है आईओसी काफ़ी अट्रैक्टिवली पोजिशनड है। जिस प्रकार से इन्होंने अपना मार्च क्वार्टर डिक्लेयर किया है, मेरे ख्याल से जून और सितंबर क्वार्टर में भी जीआरएम्स काफ़ी पॉजिटिव और अच्छे खासे रहने की उम्मीद रहेगी। तो आईओसी में मुझे लग रहा है कि अच्छी खासी रिस्क रिवॉर्ड बन सकती है। तो हालांकि बीपीसीएल, एचपीसीएल भी काफ़ी अट्रैक्टिव है, लेकिन आईओसी प्राइस वाइज मुझे लग रहा है निवेशकों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ओके, तो आईओसी प्राइस वाइज इग्नोर मत करिए। हालांकि तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनीज अट्रैक्टिव हैं, बट ये स्पेस आपके रेडार पर रहनी चाहिए। एक्शन इस पर आपको आते हुए दिख सकता है। आइए एक कुछ और काउंटर्स जहां पर आपको एक्शन बनते हुए दिख सकता है। सीमेंट स्टॉक्स पर भी रखनी है नजर। अल्ट्राटेक, यहां पर मैक्वेरी ने टारगेट बढ़ाया है, 8498 से बढ़ाकर 9087 का किया। सीमेंट्स पर अच्छी रिपोर्ट आई है मैक्वेरी की। एक बार सुमित जी से अल्ट्राटेक पर राय लें कि सुमित जी, सीमेंट आप भी ट्रैक करते हैं क्लोजली। कल अच्छी रिकवरी आई थी, हालांकि आधा % ही ऊपर, बट डेज हाई पर बंद हुआ था अल्ट्राटेक। 8200 पर क्या रहा है इसके चार्ट पर सर? देवांशु, मुझे पूरा सीमेंट सेक्टर ही स्ट्रांग लग रहा है। सीमेंट सेक्टर के अंदर एक अच्छा मूव है और अल्ट्राटेक ने तो पिछले कुछ हफ्तों में, इनफैक्ट लास्ट 1 से 2 महीनों के अंदर बहुत बढ़िया मूव दिखाया है। 8150, 8190 ये लेवल्स में भी यहाँ पे बाय बनता है, क्योंकि ब्रेकआउट तो बना हुआ है।
तो स्टॉक के अंदर जो यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है 8300 से लेके 8400 तक का मूव अल्ट्राटेक सीमेंट में आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। जिन्होंने पोजीशंस बनाए हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें, अभी तक तेजी का मोमेंटम जारी है, सेक्टर मजबूत है और अल्ट्राटेक स्टॉक भी मजबूत है। 8300 8400 ये लेवल स्टॉक में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। कोई भी 50-60 रुपए का अगर डिप आता है तो उसमें खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा अल्ट्राटेक सीमेंट में। ओके, तो यह है आपके लिए अल्ट्राटेक, जहां पर आपको खरीदारी करके चलनी है, अच्छा मूव इस पर आ सकता है। सुवेन फार्मा, यहां पर खरीदारी हुई है, यूटीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से करीब 1 लाख शेयर्स खरीदे हैं, टोटल हिस्सेदारी भी 5% पहुंच चुकी है।